Fine. Okay, then write on the first question for the day now. Square up. Write down. The greatest and the least resultant of two forces. The greatest and the least resultant of two forces acting at a point are 29 and 5 Newton. Are 29 and 5 Newton. Full stop. If each force is increased by 3 Newton, if each force is increased by 3 Newton, find the resultant of two new forces acting at right angles to each other. Acting at right angle to each other. Yes. करोगे ट्राई? हेलो? Yes, sir. देखो, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय किसी भी दो वेक्टर का ग्रेटेस्ट आंसर क्या आ सकता है? उनका सम। और लीस्ट आंसर क्या आ सकता है? उनका डिफरेंस। बट क्या हमेशा आंसर ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट ही होगा, या बीच वाले वैल्यूज भी पॉसिबल हैं? फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू कि p बार इज इक्वल टू 5 एंड q बार इज इक्वल टू 3, तो p प्लस q का मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है? p बार प्लस q बार का मैक्सिमम आंसर इज 8 एंड p बार एंड q बार का मिनिमम आंसर इज 2। और आंसर 2 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट आंसर कभी 8 से बड़ा नहीं हो सकता, और आंसर कभी 2 से छोटा नहीं हो सकता। डू यू एग्री? नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट आर दे टेलिंग यू कि देयर आर टू फोर्सेस, क्या नाम है उनका? कुछ नाम नहीं है तो हम रख देंगे ना। एंड दो फोर्सेस का मैक्सिमम क्या है? 29. मतलब p प्लस q इज 29, और मिनिमम क्या है? मतलब p माइनस q इज, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ये प्लस q माइनस q गया, कितना? 2p इज इक्वल टू 34। तो p कितना हो गया? p को अगर यहाँ पे 17 डाल दो तो q कितना हो गया? Do you get it? So p is 17 and q is, but are they looking for the value of p and q? No. What are they looking for? उनका ये कहना है कि if each force is increased by 3 Newton, इसका मतलब क्या? कि p फिलहाल कितना है? 17. अगर वो 17 से क्या बन जाए? 20, और q कितना है? 12 से वो क्या बन जाए? 15। एंड उन्होंने क्या बोला कि इन दो नए फोर्सेस को हम कैसे रख देंगे? राइट एंगल पे रख देंगे। मतलब ये देखो ना, ये 17 से बना 20 और ये 12 से क्या बनेगा? 15, और इन दोनों को हमने कैसे रख दिया? राइट एंगल पे अगर रख दिया, अरे गिरेंगे। तो फिर अब इसका क्या पूछा हमसे? रिजल्टेंट। देखो, दे आर एट राइट एंगल पे रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 20 15 तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट है ना? अरे यार, 20 का स्क्वायर क्या है? 400, 15 का 225, ऐड किया तो 625, रूट निकाला तो r इज इक्वल टू, डू यू गेट इट? समझ में आ रही है? 25 न्यूटन विल बी योर आंसर। सिंपल? पक्का? इसको कॉपी करो, कॉपी करो इस क्वेश्चन को, एंड देन लेट्स बोलो। नहीं ठीक है,
फुसा क्यों रहे? ओके, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में ना वेक्टर्स के साथ साथ थोड़ा सा रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सॉरी आई मीन ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट मिक्स किया है. सी, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है एंड दिस रे ऑफ लाइट हैज व्हाट, आप सी कहने के लिए दिस इज अ रे ऑफ लाइट, बट आप उसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो. तो ये वाला एक वेक्टर है जिसका वैल्यू है हाफ टाइम्स i cap plus root 3j. तो ये लाइट ऐसे आया. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से ऐसा लाइट लग के क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा. तो ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे. और ये क्या हो गया? तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है? हाफ टाइम्स i cap minus root 3j. आर यू गेटिंग इट? इनका क्वेश्चन ये है कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है. व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये ना, तो आपसे ये पूछा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का वैल्यू कितना होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो, समझ में आ रहा है ये कैसे करेंगे? रिजल्टेंट बहुत लेंदी हो जाएगा. यस, दोनों का एंगल एक ही होगा. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये क्या होगा? एंगल ऑफ, ठीक है माना, चलो आई और आर सेम हो गया. फिर निकालेंगे कैसे? उसको मत बोलो ना, मुझे बोलो ना. यस, रिजल्टेंट. क्वेश्चन क्या है समझ में आ रहा है? व्हाट डू दे वांट? फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए. आई चाहिए, आप रिजल्टेंट क्यों निकाल रहे हो? ठीक है, ये भी कर सकते हैं. सिंपल तरीका बताऊं, ये एक वेक्टर है ना, इसको एक नाम दे दो ए बार, चलेगा? ये दूसरा वेक्टर है, इसको नाम दे दो. अब ये सब लाइट का कॉन्सेप्ट हटाओ. जस्ट लुक एट द टू वेक्टर्स. ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर. दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? अरे छठा लेक्चर है, पहले 5 लेक्चर में पूरा पानी फेर दिया तुमने. दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू, बोलो यार, a बार डॉट b बार अपॉन a बार डॉट b बार कर लोगे, अपॉन a और b का मैग्नीट्यूड डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? बट ये जो थीटा होता है ये क्या होता है? दिस इज एंगल बिटवीन a बार एंड, मतलब भी आपको पूरा एंगल मिलेगा ना. ठीक है, पूरा मिल गया तो आधा आधा कर लोगे तो मिल जाएगा. समझ में आ रहा है ये? तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया. करोगे ये क्वेश्चन एवरीवन? सो सी व्हाट इज गिवन. आपको उन्होंने जो लैंग्वेज दिया उसमें दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. बट आप इसको इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे की तरह ट्रीट मत करो. आप समझो ये पहला वेक्टर है a बार, ये दूसरा वेक्टर है b बार, और दो वेक्टर के बीच में क्या पूछा है? एंगल पूछा है. दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन ab. a बार डॉट b बार कैसे करेंगे? दोनों के i के कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन ना. इसका i का कोएफिशिएंट क्या है? हाफ. और इसके i का कोएफिशिएंट्स भी क्या है? इसका भी हाफ ही है ना. प्लस इसके j का कोएफिशिएंट क्या है? रूट ऑफ 3/2. और इसके j का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस
√3/2. डू यू गेट इट? ये कितना हो गया 1/4 प्लस माइनस माइनस √3 into √3 2 into 2 4. डू यू गेट इट? तो ये कितना हो गया 1/4 minus 3/4 is minus 2/4. Minus 2/4 is अच्छा ये तो खाली आपका न्यूमरेटर हुआ है. डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? मैग्नीट्यूड ऑफ a. a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा यहाँ से बताओ? ये व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a? हाफ का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर oh then this is 4/4. a का मैग्नीट्यूड आएगा 1. Tell me if I'm wrong. I'm wrong. a का मैग्नीट्यूड कितना आया? एंड b का मैग्नीट्यूड b क्या आएगा? आई गेस 1 ही आएगा ना. देखो ना हाफ का स्क्वायर 1/4 √3/2 का स्क्वायर 3/4. इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ओह सो डिनोमिनेटर इज सॉर्टेड है ना. 1/1 क्या लिखूंगा मैं? तो ये 1/4 ओके. ये हाफ आया और सॉरी ये cos थीटा कितना आया? एक cos थीटा माइनस हाफ मतलब थीटा कितना 120 डिग्री. अच्छा ये 120 डिग्री तो आपका टोटल हो गया ना. तो थीटा इज 120 डिग्री मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60. डू यू गेट इट? Yes. हेलो. एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है 60. हम रियली कुछ सॉल्व दिस. बस क्या हो गया? प्लस हाफ कैसे? 1/4 minus 3/4 is minus 2/4 ना. minus 2/4 मतलब -1/2. क्या नहीं आया इसमें? क्या बोल रहे हो? माइनस क्या? माइनस नहीं लिखा तो तुम्हारा क्या आया? cos थीटा इज हाफ. तुमने लिख दिया 60 डिग्री. ओके एनीवेज अगर ये इसको कॉपी करना है तो कर लो. अच्छा लुक एट द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस दैट यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. यहाँ पे देखो दिस इज द क्वेश्चन. यहाँ पर आपको a बार दिया हुआ है b बार दिया हुआ है और आपको बोला है फाइंड थीटा बिटवीन a बार एंड b बार. दो वेक्टर के बीच में एंगल है. ये चार ऑप्शन फाइन. अगले क्वेश्चन में वापस आपको a बार दिया हुआ है b बार दिया हुआ है. आपको क्या बोला है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a बार अलोंग b बार. हाँ. आई होप आपको कल पढ़ाया हुआ चीज याद है. हाँ. ठीक है. तो दीस आर द टू क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व. ठीक है. यस हुआ ये. फर्स्ट इज व्हाट? फाइंड a बार. अच्छा a बार और b बार दिया. आपको बोला है कि थीटा निकालना है a बार और b बार के बीच में. कैसे करोगे? cos थीटा इज व्हाट? a बार डॉट b बार क्या आएगा? 1 into 1 ना. 1 प्लस j भी क्या होगा? 1 into 1 आएगा. तो दैट इज आल्सो 1 और k के लिए 1 है बट यहाँ पर k नहीं है तो आप क्या समझोगे? तो ये कितना हो गया? 0 अपॉन इसका ये क्या आ गया? √3 और इसका क्या आ गया? √2. तो ये क्या हो गया? 2/√6 इज cos थीटा. तो वो तो कहीं पे मैच नहीं हो रहा ना. तो अब क्या करेंगे? हाउ डू यू कन्वर्ट cos टू sin? ये अब तुम्हारा क्या आ रहा है? cos थीटा आ रहा है 2/√6. तो व्हाट यू कुड डू इज यहाँ पे देखो आपका cos थीटा क्या आ रहा है? 2/√6 ना. तो ये हो गया थीटा करेक्ट. एंड cos थीटा क्या होता है? अपोजिट सॉरी एडजेसेंट अपॉन. तो एडजेसेंट इज व्हाट? 2 और हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? तो इस लॉजिक से ये वाला साइड क्या आएगा? दिस इज 6 - 4 √2. मैं नहीं सिखा रहा 6 स्टैंडर्ड का पाइथागोरस. ये x हो गया ना. क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर और साइड 2 का स्क्वायर आया ना. तो x स्क्वायर क्या हो गया? 2. तो x क्या आ गया? √2. तो ये x कितना आ गया? √2. यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए ये सिखाना चाह रहा था कि कभी भी अगर आप थीटा निकालोगे तो आपके डेफिनेशन के हिसाब से तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? cos ही मिलने वाला है. उस cos से आपको ट्राइंगल के दो साइड मिल गए ना, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज. दो साइड से आप तीसरा साइड निकाल सकते हो. जब आपको तीसरा साइड मिल गया अब आप कोई भी साइड निकाल सकते हो. साइन, टैन, कॉट कुछ भी निकाल सकते हो. क्या आप यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हो? व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट इज व्हाट? √2. और ये क्या है?
तो ये 2 3s आर कितना हो गया 1/√3। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। डू यू गेट इट? तो थीटा कितना आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 व्हिच इज ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है? थीटा कितना हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। हेलो समझ में आ रहा है ये? ओके नाउ ये a बार दिया है आपको, ये b बार दिया है, और ये क्या है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a बार अलोंग b बार। a बार अलोंग b बार क्या होता है? व्हाट इज a cos थीटा? a बार डॉट b बार अपॉन b। अरे आया ना a cos थीटा इज व्हाट a बार डॉट b बार अपॉन b। तो विद दैट लॉजिक a बार डॉट b बार कितना हो गया? अरे 2 into 1 ना 2 plus 3 into 1 is 3 अपॉन मैग्नीट्यूड b। b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बोलो? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ना कितना आएगा √2। तो इसका आंसर क्या आएगा 5/√2 which is equal to what a cos थीटा। और a cos थीटा क्या होता है? a बार अलोंग b बार। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसी क्वेश्चन में आपको a बार अलोंग b बार की जगह पर आपको पूछा होता what if I ask you ना if I ask you a बार अलोंग b बार नहीं, मैं आपको पूछता हूं कि गेट मी द वैल्यू ऑफ a बार का वो कंपोनेंट जो b बार से परपेंडिकुलर हो, फिर क्या करोगे? इन द सेम क्वेश्चन could I change the question like this? ध्यान से देखो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पर एक लैंग्वेज एक वर्ड मिसिंग है यहाँ पे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट लिखना था इसके आगे, आप लोग बुक में ऐड कर लो कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार। and that component word is missing है ना? component word is missing और यहाँ पर क्या आएगा? find magnitude of what? tell me component of a bar। यहाँ पर क्या आएगा? perpendicular to b bar। now when they say perpendicular to b bar मतलब which component are they looking for? a sin theta। तो यहाँ पर क्या आएगा? a अच्छा but how do you get a sin theta? a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। अरे यार a बार क्रॉस b बार अपॉन b। अब यहाँ से आप a बार क्रॉस b बार कर सकते हो, वहां से आपको एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का क्या निकालना? मैग्नीट्यूड। वो लिखना ऊपर और नीचे क्या लिखना? b। b कितना है? √2। कैन वी डू दिस? अभी करना नहीं है बट अगर ऐसा क्वेश्चन में आया तो कर लोगे पक्का? ओके so these are the two more questions that we had to discuss। मैंने जो बुक लाया था वो किधर है? दो बुक दो, give me that book। okay what else? कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊं आपसे, जितने भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं। अच्छा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो करते हैं। ये हो गया कॉपी करके सबका? look at this। See, when you add two vector, where do you draw the parallelogram का resultant? Along the diagonal है ना? अब देखो यहाँ पे ना तीन केसेस होते हैं which are really simple to understand। जैसे मान लो पहला केस, आप जिनको ऐड कर रहे हो ये a बार और ये b बार, और आप जिनको ऐड कर रहे हो ना वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, दिखाई दे रहा है? मैंने मैग्नीट्यूड को लिखा ही नहीं है, कहां से दिखाई? एरो का लेंथ। अरे याद ही नहीं होता तुम लोगों को, दिमाग ही बटाटा 2 दिन में सड़ जाता है। ये a बार है और ये क्या है? b बार। अरे दिस इज वेरी वियर्ड अबाउट दिस जनरेशन, तुम लोगों के जनरेशन का मुझे सच में बहुत ही वियर्ड लगता है। इंसल्ट कर रहे हो ना तुम्हारी, तुमको हंसी आती पढ़ाते पढ़ाते अरे गधो आंसर दो तो हंसोगे मेरे को गधा यू पीपल गेट हैप्पी। अच्छा मोटिवेट करो ना तो ऑफेंड हो जाते हो तुम लोग। कोई आएगा ऐसा वो सर नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ 10 मार्क्स आ रहा है 720 में से, हाँ मोटिवेट करोगे ना कि नहीं चलो इस बार पढ़ेंगे 600 लाएंगे, स्टूडेंट ही हंस देता है
600 मेरा मोटिवेट किया तो ऑफेंड हो जाता। अच्छा 10 मार्क्स लाना बोले क्या गधा है रे तू। ये बात तुमने कभी नोटिस किया? If somebody insults you, you feel happy, as if you know that you deserve this. And if somebody motivates you, या थोड़ा ओवर मोटिवेट हो जाता है ना, तो तुमको बुरा लग जाता है। बोलता है देखो मजाक नहीं उड़ाने का, सरकाज़म नहीं। Okay, what is this concept? A बार एंड B बार आपस में दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है। अगर आपने यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो ये कुछ ऐसा आएगा, है ना? एंड वेयर डू यू ड्रॉ द रिजल्टेंट? अलोंग द डायगोनल, ऐसा आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे आपका जो डायगोनल है वो किसके तरफ बेंड हुआ? ए की तरफ या बी की तरफ? कहीं पे भी नहीं। क्यों बेंड होगा? अरे यार ए और बी तो सेम ही है ना। मान लो चलो ए बार का मैग्नीट्यूड मैं लिख के दे रहा हूँ 5 और ये भी कितना, और मान लो ये पूरा एंगल है 60 डिग्री, है ना? तो आपका जो रिजल्टेंट है वो तो बीच में ही रहेगा ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। अरे गिरेंगे तो इसका मतलब क्या कि ऊपर वाला एंगल भी कितना 30 डिग्री, नीचे वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। डू यू गेट इट? ये समझ में आ रहा है? आप इसको क्या बोलते हो? अक्सर इसको अल्फा बोलते हो ना, और ये क्या है बीटा। दैट इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? टेल मी 30 डिग्री, है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, तो फिर अल्फा और बीटा भी कैसे हैं? है ना? अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो अल्फा और बीटा भी कैसे होंगे? सेम होंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मान लो ए बार का मैग्नीट्यूड और ये क्या है बी बार का मैग्नीट्यूड। नाउ डू यू थिंक दैट ए बार एंड बी बार आर इक्वल? अभी ए और बी इक्वल नहीं है। अब अगर ये लोग आपस में इक्वल नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा? डू यू गेट इट? ये बार हो गया और ये क्या हो गया? बी बार। हाउ अबाउट व्हाट इज दिस? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को लिखता हूं मैं आर बार। अब अगर आप देखोगे ना तो ये जो एंगल है, लुक एट दिस एंगल अल्फा, ये छोटा एंगल है, लुक एट दिस एंगल बीटा, ये बड़ा एंगल। डू यू गेट इट? तो यहाँ पे कंक्लूजन ये आएगा कि अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा है देन अल्फा का वैल्यू बीटा से, अगर ए बड़ा है तो अल्फा छोटा होगा। लॉजिक क्या है? सी इफ ए इज बिगर योर रिजल्टेंट विल बेंड टुवर्ड्स ए। अरे यार रिजल्टेंट हमेशा बड़े वेक्टर के पास जाने की कोशिश करता है, तो ए जितना बड़ा होगा रिजल्टेंट उतना ज्यादा बेंड होगा उसके पास, और रिजल्टेंट जितना ज्यादा बेंड होगा उसके पास उतना ही अल्फा का वैल्यू कैसा होगा? तो ए जितना बड़ा अल्फा उतना छोटा। डू यू गेट इट? और इसमें तीसरा केस क्या बनेगा बोलो? खुद से बनाओगे वो, ए छोटा बनाना बी बड़ा बनाना। अब सोचो अगर बी बड़ा है तो रिजल्टेंट उसके पास जाएगा, और अगर रिजल्टेंट उसके पास जाएगा तो बीटा वाला जो एंगल होगा वो छोटा होगा। डू यू गेट इट? सो ये आपका फर्स्ट केस मैंने किया आपको, ए एंड बी आर इक्वल तो अल्फा और बीटा कैसे हो गए? इक्वल हो गए। सेकंड केस क्या है? अगर ए बड़ा होगा तो अल्फा छोटा होगा। केस 3 खुद से लिखोगे तुम? पक्का? कॉपी करो।